बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 1 का हम द एंड करने वाले हैं और आज के सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मजेदार तरीके से आज के इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरी की चीजें हैं उसको हम देखेंगे कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं आपकी कई सन में पूछी जा चुकी हैं और कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत ही आसान भाषा में हम इसको देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे और किस प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो कि इसका थ्योरी है कंप्लीट समझ में आ जाएगा और उसके रिएक्शन में आपको क्या एग्जाम्पल देने हैं और कैसे क्रिया करवानी है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम इसके रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आज के इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है, यानी क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे एवं उसके समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, अब तो सबसे पहले देखिए कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया पूरे चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस अभिक्रिया में क्या परिभाषा लिखेंगे और क्या उदाहरण दे सकते हैं। तो देखिए थ्योरी लिखेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया की कि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाला प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है पहले आप ये समझिए। रासायनिक परिवर्तन जैसे कि हम देखते हैं कि किसी चीज में गैस का, ठीक है, गैस का निकलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और देख लीजिए जैसे कि केमिकल जो होते हैं एक रंग से दूसरे रंग में चेंज हो जाते हैं, उसे भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए कि और एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे कि ताप में परिवर्तन, ठीक है, और उष्मा में परिवर्तन, ये सब क्या हो जाएंगे आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं में से एक है। तो इसमें कह रहा है कि जो रासायनिक प्रक्रिया है उसमें भाग लेने वाला, ठीक है, जो भाग लेते हैं उसमें पार्टिसिपेट जो करते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाला प्रक्रम यानी कि क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो चीज परिवर्तन करती है, ठीक है, जो चीजें परिवर्तन करेंगी उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो जो चीजें इसमें भाग लेती हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम पानी और प्लस चीनी कर दें, ठीक है, चीनी कर दें, पानी और अगर हम चीनी लिखते हैं तो ये बताइए पानी और चीनी मिलकर क्या बनेगा, तो शरबत का निर्माण होगा। किसका होगा? शरबत का निर्माण होगा। तो पानी चीनी के मिश्रण से शरबत बना, ठीक है, और किसी भी मिश्रण से हम कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कहना क्या चाहता है कि भाग लेने वाला, तो भाग लेने में आपकी क्या है, दो चीजें हैं, एक पानी है एक चीनी है, और भाग लेने वाली क्रिया को हम अभिकारक कहते हैं। लेकिन जो भाग लेकर बनने वाली क्रिया है उसको हम, जैसे कि शरबत बना, तो उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो ये वाली जो क्रिया है, ये वाली क्रिया, इसे हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो बनकर तैयार होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि रासायनिक परिवर्तन में जो चीजें रासायनिक परिवर्तन की होती हैं, तो परिवर्तन में भाग लेने वाला यानी कि पार्टिसिपेट करने वाले प्रक्रम यानी क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में पानी चीनी का मिश्रण बन जाएगा क्या, शरबत। तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ही इजी है, आप इसे लिखेंगे तो आपको इसमें नंबर मिल सकते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग क्या कह रहा है। अगला हेडिंग कह रहा है कि अभिकारक तथा उत्पाद, या ठीक है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया कि भाग लेने वाली क्रियाओं को हम अभिकारक कहते हैं और जो बन के तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं।
तो यहाँ पे भी समझ लेंगे उसी चीज को। कह रहा है कि अभिकारक तथा उत्पाद यानी कि रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट, ये हो गया अभिकारक तथा उत्पाद। इसमें हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया के लिए गए पदार्थ में जो लिए गए पदार्थ है, रासायनिक अभिक्रिया में जो लिए गए पदार्थ हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया में ये दो पदार्थ लिए, पानी और चीनी, तो वो क्या है आपका अभिकारक हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। लेकिन तथा अभिक्रिया के उपरांत, ठीक है, अभिक्रिया के उपरांत बने पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो चीजें भाग लेंगी यानी कि जुड़ेंगी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उसे हम कहेंगे क्या, अभिकारक। लेकिन जो बनकर पूर्ण रूप से तैयार होंगी उन्हें हम कहेंगे क्या, तो उन्हें हम कहेंगे क्या, उत्पाद कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभिकारक तथा उत्पाद का परिभाषा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इसकी परिभाषा। अब देखिए हम अभिकारक को कैसे समझेंगे और उत्पाद को कैसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, हमने आपको ऊपर बताया कि दो क्रियाएं, जैसे कि इसमें क्या कह रहा है परिभाषा में कि मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया के लिए, ठीक है, मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो लिए गए पदार्थ हैं वो क्या होंगे, अभिकारक। तो जैसे कि हम पदार्थ में दो तत्व ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक हम ऑक्सीजन ले लेते हैं O2, ठीक है। तो ये बताइए ये जो हमने क्रिया भाग में लिए हैं इसे हम कहेंगे क्या, अभिकारक कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्या, अभिकारक कहेंगे। ये अभिकारक है और अभिकारक मिलकर क्या बना है, उत्पाद बनेगा। तो ये बन जाएगा HO2 यानी कि जल का सूत्र। तो ये हो जाएगा आपकी क्रिया क्या, उत्पाद की, ठीक है। अब देखिए और समझिए क्या है इसमें कि अभिकारक तथा उत्पाद। तो अभिकारक यानी कि मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया के लिए गए पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में दो पदार्थ को लिया, ठीक है, यानी H+O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इन दोनों के सम्मिलन से हमें क्या मिला, एक नया पदार्थ जो कि है HO2, जिसे हम कहेंगे क्या, उत्पाद। तो कह रहा है कि तथा अभिक्रिया के उपरांत बने पदार्थ को, यानी कि अभिक्रिया से बने पदार्थ को हम कहते हैं क्या, उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके अभिकारक तथा उत्पाद की परिभाषा और उसके उदाहरण। आप इस उदाहरण में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने समझ लिया क्या कि रासायनिक अभिक्रिया और अभिकारक तथा उत्पाद। बहुत ही आसान भाषा में है, ये आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आएंगे रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रासायनिक समीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इसकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर समझा क्या, अभिकारक और उत्पाद, लेकिन यहाँ पर कहना चाहता है कि रासायनिक समीकरण जो है वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद, यानी कि ये अभिकारक और ये उत्पाद, ये दोनों ही अगर क्रिया करेंगे तब हमारा बनेगा क्या, रासायनिक समीकरण। तो वही कहना चाहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या, अभिकारक तथा उत्पाद, यानी कि भाग लेने में क्या होंगे, अभिकारक, और अभिकारक जुड़कर क्या बनाएगा, उत्पाद। तो उन दोनों के प्रतीकों तथा, ठीक है, उन दोनों के प्रतीक तथा सूत्रों की सहायता से, ठीक है, प्रतीक में जैसे कि हाइड्रोजन उसका नाम है, उसका प्रतीक क्या है, H। तो वही कह रहा है कि सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को, यानी कि व्यक्त करने की विधि को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस रासायनिक समीकरण की परिभाषा। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल।
तो देखिए हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अभिकार और उत्पाद दोनों को लेंगे। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या लेंगे, तो कह रहा है अभिकारक लेंगे, तो मान लीजिए हम लेते हैं Mg प्लस O2। ठीक है, मिलकर क्या बनेंगे, Mg और ये O2, ये दोनों क्या है, अभिकारक है, यानी कि तत्वों के नाम है। और इसके नाम को हम लिखेंगे तो ये इसका प्रतीक हो जाएगा, तो बनेगा MgO2। ठीक है, MgO2 इसका बनेगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Mg क्या है, Mg है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, इनके नाम लिख लेते हैं। O2 क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि इसमें जो अभिकारक और उत्पाद मिलते हैं, जैसे ये दोनों मिलकर बना दिए क्या, इसका सूत्र यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इसमें अभिकारक है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इन दोनों के सम्मिलन से क्या बना, MgO2 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपके पूरे क्या है कि इस थ्योरी पे आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप इससे भी इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीक ये हैं और इसके सूत्र। ठीक है, नाम ये हो गया और इस प्रतीक का क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। सूत्र की सहायता से जो बनने वाले पदार्थ है, ठीक है, या फिर जो बनने वाली विधि है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यही आप एग्जाम्पल लिखेंगे और नीचे Mg का नाम देंगे और O2 का, यानी कि कोई भी आप तत्व लेंगे तो उसका नाम देंगे और जो दोनों मिलकर बनेंगे, तो हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिया और दोनों का मिलन हुआ क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आपके इस फॉर्मूले का क्या, रासायनिक समीकरण का उदाहरण। तो ये हो गया आपके 3 टॉपिक्स क्लियर। अब हम आएंगे अगले टॉपिक पे, कह रहे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रासायनिक अभिक्रिया तो हमने पढ़ ली सबसे शुरू में, लेकिन इसके प्रकार क्या है, तो प्रकार में कई सारी अभिक्रियाएं आएंगी। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे, फिर हम उसके प्रकार देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 2 होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला होगा संयोजन अभिक्रिया। नाम तो आप सुने ही होंगे, संयोजन अभिक्रिया। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजन और दूसरा है क्या, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस
और वियोजन अभिक्रिया को हम कहते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक तथा उत्पाद, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझ लिया है। आगे के हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसकी क्या एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई वर्षों के ये सारी अभिक्रियाएं पूछे जाने में से एक है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अगला टॉपिक है पहला नंबर संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में हम क्या लिखेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया की कौन सी क्रिया होगी, ठीक है, पहले परिभाषा देखेंगे फिर इसके उदाहरण को देखेंगे। तो देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक तत्व, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर मतलब मिलकर, ठीक है, अभिक्रिया के पश्चात एक ही यौगिक बनाते हैं। मतलब अभिक्रिया करने के बाद वो एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम चीनी और पानी को मिलाते हैं तो दो मिश्रण को हमने लिया, लेकिन मिलकर क्या बना, तो नमक बना। वैसे ही अगर हम पानी में चीनी, पानी और नींबू मिला दें, तीन तत्वों को, तो भी बनेगा क्या, शरबत बनेगा। तो शरबत तो एक ही तत्व बन रहा है, लेकिन मिल रहे हैं उसमें कितने, तो तीन तत्व। वैसे ही दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर, तत्व या यौगिक दोनों मिलकर क्या करें कि अभिक्रिया के पश्चात एक ही यौगिक बनाते हैं, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया के आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे। तो एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, आप लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल। देखिए, अब हमने ये भी समझा था कि कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसका क्या होगा, एक रिएक्शन कंप्लीट किया जाएगा। तो उसी प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो अब देखिए, इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं, अगर हम लें 2Mg, ठीक है, 2Mg प्लस, ये अभिकारक हमने ले लिया। अब Mg क्या है, मैग्नीशियम, ये तो आपको पता है, ये है मैग्नीशियम जो कि हमने दो मात्रा में, प्लस हम लिखेंगे O2 यानी कि ऑक्सीजन। अब इन दोनों की क्रिया होगी तो एक ले लिया क्या, ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा 2MgO, ठीक है। 2MgO का निर्माण होगा, जिसका नाम होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बताया कि जो तत्वों की संख्या होगी या यौगिकों की, वो दो या दो से अधिक हो सकती है, लेकिन मिलकर बनेगा कोई एक ही यौगिक। उसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो जैसा मैंने आपको परिभाषा बताया, सेम उसी प्रकार से मैंने इसके एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये जो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड रूप में है, ठोस है, और यहाँ पर भी ये सॉलिड रूप में परिवर्तित होगा। तो ये आप लिख सकते हैं नीचे कि सॉलिड, लिक्विड या फिर एक्वस हो सकता है, गैस हो सकता है। तो ये आप ये चीजें नीचे व्यक्त कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको परिभाषा और एग्जाम्पल इसी प्रकार से लिखना होगा। भले आप कोई भी तत्व लें, लेकिन उसका एक यौगिक मिलकर बनना चाहिए, ठीक है। तो परिभाषा यही लिखिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर अभिक्रिया के पश्चात एक ही यौगिक बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके इसका एग्जाम्पल। अब हम चलेंगे दूसरा नंबर, जो कि है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। अब इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए, लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक वियोजित होकर, इसमें एक ही यौगिक रहेगा, यानी ये जो मैंने यौगिक बनाया है वो एक यौगिक वियोजित होकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ देता है,
ठीक है, यानी कि एक यौगिक होगा और वो क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में, सरल पदार्थों में बट जाएगा, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं और ये निम्न प्रकार की होती है। तो पहले हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जो एक यौगिक हो लेकिन उसके 2 या 2 से अधिक क्या मिले, पदार्थ हमें मिले। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं HCl, जिसका हम सूत्र है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बोल रहा है एक यौगिक हो लेकिन उसके पदार्थों की संख्या उससे अधिक हो। तो अगर हम HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड को तोड़ेंगे तो बनेगा हमारा H+Cl, यानी कि इसका नाम हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या मिला, क्या आपने समझा कि संयोजन में दोनों चीजें क्या रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन वियोजन में दोनों चीजें मिलकर क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ से भी समझ सकते हैं रिएक्शन से कि कोई यौगिक है और उस अभिक्रिया में, मतलब वे अभिक्रिया जिनमें एक यौगिक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाए, यानी कि सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाए, और वैसी ही क्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा क्या कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, लेकिन एग्जाम्पल आप यही दीजिएगा। अब कह रहा है कि ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी होती है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कितनी है वियोजन अभिक्रियाएं, फिर हम एक एक को समझेंगे। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सन में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। तो चलिए हम लिखते हैं सबसे पहला प्रकार। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया का पहला है क्या, उष्मीय वियोजन, और दूसरा है क्या कि वैद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया है 3 प्रकार के, तीनों प्रकार को देख लेते हैं, पहले नाम, फिर हम इसके क्या करेंगे, परिभाषा और इसके रिएक्शन को समझेंगे। तो नंबर 1 पे आएगा आपका, 3 भाग में नंबर 1 है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में भी देख लेंगे कि थर्मल, ठीक है, थर्मल रिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तो लिखेंगे थर्मल, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या प्रकार है, दूसरा प्रकार है आपका विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया, तो लिखेंगे दूसरा विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोलैटिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोलैटिक डिकम्पोजिशन ठीक है, रिएक्शंस। ये हो गया दूसरा प्रकार।
तीसरा प्रकार है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा फोटो डीकम्पोजिशन, ठीक है, रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस। तो ये हो गया आपके 3 प्रकार के क्या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पहला उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब हम तीनों को बारी बारी से परिभाषा के तौर पर समझेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम देखते हैं। तो देखिए आगे इसके तीनों प्रकार को हम परिभाषा और इसके रिएक्शन के साथ समझेंगे। तो पहला था हेडिंग हमारा क्या तीनों प्रकार में कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, मतलब उष्मा इसमें होगी। ठीक है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया जिसमें कि उष्मा की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि इसमें परिभाषा लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया उष्मा के अवशोषण। ठीक है, जो उष्मा है उसका ये क्या करता है, अवशोषण करता है। तो वियोजन अभिक्रिया उष्मा के अवशोषण के कारण होती है, मतलब जो उष्मा के अवशोषण के कारण होगी उसे हम कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया में जो अभिक्रिया उष्मा के अवशोषण से की जाएगी उस अभिक्रिया को हम कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर है परिभाषा? परिभाषा बहुत ही आसान है, लेकिन इसका मेन एग्जाम्पल होगा जो कि एग्जाम्पल पे ही आपको इम्पोर्टेंट नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उष्मा के अवशोषण से होने वाली क्रिया को हम कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए हम इसके एग्जाम्पल में कैसे इसका रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। तो आपको इसमें 2 अभिक्रियाएं लेनी होंगी जो कि मिलकर क्या बनेंगी। तो वियोजन में हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि कोई एक यौगिक या तत्व लेंगे जो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या करे, बट जाए। तो हम कोई एक तत्व लेंगे या फिर यौगिक और उसे हम 2 या फिर अनेक भागों में बांट देंगे, उसे ही हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो उष्मीय वियोजन में हमें उष्मा की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो यौगिक हो लेकिन कई भागों में बट भी जाए और उसमें उष्मा का भी अवशोषण किया जाए। तो देखिए लेंगे हम इसके एग्जाम्पल में क्या लेंगे, तो इसे ले लेंगे 2Pb, ठीक है, NO3 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल 2 ले लेंगे। और यहाँ पर ये हो गया आपका फॉर्म सॉलिड फॉर्म में, मतलब हमने एक तत्व लिया और इस तत्व का जो नाम है वो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जो है हमने एक तत्व ले लिया लेड नाइट्रेट। अब इसे हम क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे उष्मा के द्वारा। तो हम यहाँ पर इसकी क्रिया कराएंगे जो कि उष्मा से होगी और ये क्रिया जो है 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाएगी। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया लेड नाइट्रेट का। अब को हमको इसको क्या करना है, बांटना है। तो देखिए ले लेंगे 2PbO, ये भी हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में यानी कि ठोस, और प्लस में लेंगे 4NO2, ये हो जाएगा आपका गैस, और प्लस O2 ये भी हो जाएगा आपका गैस। इन सब के पहले नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखिए बांट दिए हैं, पहले इसके नाम लिखेंगे। तो ये PbO जो है वो हो जाएगा क्या, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड।
ठीक है, ये हो गया आपका लेड ऑक्साइड। अब 4NO2 ये क्या है, तो नाइट्रोजन, इसको लिखेंगे नाइट्रोजन, ठीक है, डाई ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड। देखिए इसका नाम है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका O2 का नाम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि कोई एक यौगिक हो और वह उष्मा का अवशोषण करे और अवशोषण करने से वह दो अनेक भागों में बट जाए। ठीक है, तो हमने लिया क्या, लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल, और उसे कई तत्वों में या फिर मतलब कि अभिक्रियाओं में इसे बांट दिया है। तो हमने लिया है यहाँ पर, ये है आपका संख्या 3 गुना के 6 NO। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ से Pb और यहाँ का एक O। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेड ऑक्साइड। बचा क्या, तो यहाँ से एक O जब ले लिए तो बचा क्या, एक O, तो यहाँ पे एक O लेंगे तो यहाँ पे 2 O बचेगा, तो हम NO2 यहाँ ले लेंगे, 4NO2। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, तो O और 2। ठीक है, 6 है तो यहाँ से 2, ठीक है, 4 और ये 2, 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और क्या हो गया है, ये एक यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में बट भी गए हैं। नीचे आप नाम नोट करिएगा ताकि आपसे इसका रिएक्शन क्लियर रहे। तो ये हो गया उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा और उसका उदाहरण। अगला है दूसरा नंबर, विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया में क्या करेंगे, तो इसकी पहले परिभाषा समझिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो यौगिक की गलित अवस्था, ठीक है, यौगिक की एक गलित अवस्था होनी चाहिए, और या जलीय विलयन से, ठीक है, जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब यौगिक की गलित अवस्था या जलीय विलयन से विद्युत धारा, मतलब कि करंट, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब होने वाली वियोजन अभिक्रिया को वियोजन अपघटनीय अभिक्रिया कहलाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो यौगिक है वो गलित अवस्था से, जलीय विलयन से, गलित अवस्था से या जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करती है, तब होने वाली वियोजन अभिक्रिया विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया का क्या परिभाषा। तो आपको यही लिखना है कि कोई यौगिक होगा जो कि गलित अवस्था से जलीय विलयन में कोई विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, और उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, उसी में होने वाली अभिक्रिया को हम कहेंगे विद्युत अपघटनी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस हेडिंग का क्या थ्योरी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उदाहरण लिखेंगे क्या, देखिए उदाहरण में हमें भी कोई ऐसा तत्व लेना है जो विद्युत धारा प्रवाहित करे और 2 भागों में या फिर उससे अधिक भागों में बट जाए। तो एग्जाम्पल लेंगे हम 2NaCl। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने 2NaCl। अब इसकी क्रिया कराएंगे, लेकिन इसका नाम क्या है पहले वो लिखेंगे। तो 2NaCl यानी कि सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या होंगे, सोडियम क्लोराइड। लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की क्रिया जो है हो चुकी है। अब इसे क्या करना है, विद्युत धारा से प्रवाहित करना है। तो यहां लिखेंगे विद्युत धारा। अब विद्युत धारा से प्रभावित होगी तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका ये 2Na प्लस Cl2। ठीक है, तो देखिए 2Na प्लस Cl2 बनेगा, जिसका नाम होगा, 2Na का नाम है सोडियम, सोडियम, और यह क्या है, धातु है, और Cl2 का हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन। तो यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल हो गया कि हमने किसी एक यौगिक को लिया
और उसको दो भागों में या फिर उससे अधिक भागों में बांट दिया तो ये वियोजन अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। लेकिन विद्युत धारा में हमने इसमें विद्युत धारा प्रभावित कराई है, तब जाके 2NaCl का बन गया है 2Na+Cl2। तो ये हो गया आपका सोडियम धातु और ये अलग हो गया क्या, क्लोरीन, और दोनों के मिलने से क्या बना था, सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया आपके दूसरे हेडिंग का थ्योरी और उसका एग्जाम्पल, यही आपको लिखना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये बताया गया है, बहुत ही आसान भाषा में आपको वही लिखना है। तीसरा देखते हैं, कह रहा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। मतलब प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या कह रहा है, जो प्रकाश के अवशोषण से होती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो अभिक्रिया जिससे हो रही है उसी के अवशोषण से होती है। वैसे उष्मीय में हमने कहा कि उष्मा के अवशोषण से की गई क्रिया को हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया यानी कि जो प्रकाश के अवशोषण से की जाए उसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल सा इसका क्या है, परिभाषा है। आपको हेडिंग पढ़ते ही इसके आंसर मिल जाएंगे। प्रकाशीय वियोजन यानी कि जो प्रकाश को अवशोषण से होती है, जो प्रकाश के अवशोषण से होती है उसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब इसका भी उदाहरण देख लेंगे। तो उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में क्या लेंगे, ऐसा कोई यौगिक लेंगे जो दो भागों में बट जाए या उससे अधिक भागों में। तो उदाहरण में लेंगे 2AgCl, ठीक है। तो ये AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड। अब 2AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड, इसकी क्रिया कराएंगे किससे, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से हम इसका क्या करेंगे, क्रिया करवाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा 2Ag+Cl2 जिसका नाम है, Ag का नाम है सिल्वर और Cl2 का नाम है क्लोरीन, ठीक है। तो कोई भी अभिक्रिया आप कराएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि आपने उष्मा से किया, विद्युत धारा से किया और सूर्य के प्रकाश से किया, ठीक है। तो ये उदाहरण आपका ये हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार से इसका उदाहरण लेंगे किसी एक यौगिक को। तो हमने लिया है 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, जो कि अलग हो गए हैं तो हो गए हैं सिल्वर और क्लोरीन यानी कि 2Ag+Cl2। तो इस प्रकार से ये तीनों परिभाषा और इसके उदाहरण है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। तो देखिए आगे देखेंगे, कह रहा है अगला हेडिंग विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है उसकी परिभाषा लिखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीनों अभिक्रियाएं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विस्थापन अभिक्रिया में हमें क्या लिखना है, तो देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय तत्व, मतलब मान लीजिए कि क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं तो उसमें से कोई तेज होता है और कोई क्या होता है, कमजोर होता है। उसी प्रकार से जो तत्व होते हैं कोई अधिक सक्रिय यानी कि अधिक एक्टिव होते हैं और कोई कम सक्रिय यानी कि कम एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। मतलब अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के यौगिक से क्या करता है, विस्थापित करता है, मतलब कि बदलता है, आगे पीछे करता है। तो उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या फिर वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा कि एक होगा अधिक सक्रिय तत्व और एक होगा कम सक्रिय तत्व और दोनों के विस्थापन की क्रिया से क्या होंगे कि
यौगिक जो है विस्थापित हो जाएंगे, दोनों ही तत्वों की अभिक्रिया से यौगिक विस्थापित हो जाएंगे, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेंगे हम क्या, देखिए विस्थापन अभिक्रिया में एक सक्रिय होना चाहिए और एक कम सक्रिय होना चाहिए, एक अधिक सक्रिय और एक कम सक्रिय। तो इस अभिक्रिया में हम लेंगे क्या, एक ले लेते हैं Zn, ठीक है, और एक ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका सॉलिड ठोस में, प्लस ले लेते हैं CuSO4, ये हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो एक हो जाएगा जिंक और एक हो जाएगा क्या, कॉपर सल्फेट। एक हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में यानी कि अधिक सक्रिय, एक हो जाएगा एक्वस फॉर्म में यानी कि कम सक्रिय होगा। अब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करता है, विस्थापित करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो तत्व है इसमें का कुछ तत्व इससे जुड़ जाएंगे और इसका कुछ तत्व हट जाएगा, तभी तो होगा विस्थापित। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ से किसी एक तत्व को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो हम बनाएंगे Zn और ये SO4 Zn के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा SO4। अब ये हो जाएगा एक्वस फॉर्म में और ये जो Cu है इसे हम अलग कर देंगे यानी कि कॉपर को, तो ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो अब इनके हम नाम लिखेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, दो तत्व लिया, एक अधिक सक्रिय एक कम सक्रिय, और दोनों को क्या किया, तत्वों को विस्थापित किया एक दूसरे के प्रति। तो हमने इसको कर दिया कम सक्रिय, इसको कर दिया अधिक सक्रिय, और इसी विस्थापन की क्रिया को हम कहते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब जो तत्व है एक दूसरे में ही विस्थापित हो जाए और उस वैसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे क्या, विस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम लिख लेते हैं, जैसे कि ये है जिंक और ये है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखिए ये बना क्या, तो यहाँ पे ये मिल गया जब SO4 सल्फेट इसमें, तो हो जाएगा ये जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये आपके जो कॉपर है अलग हो जाएंगे, जो ठोस है उसको हम नाम देंगे क्या, कॉपर। ये कॉपर तत्व है। तो इस प्रकार से हमने करा दिया क्या, विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा। तो आप याद रखिएगा, कोई अधिक सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व से क्या करे, विस्थापन करे और अपनी तत्व को किसी अगले तत्व से विस्थापित करने की क्रिया को ही हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब कि द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका इंग्लिश होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसका इंग्लिश होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो परमाणु, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो परमाणु होंगे या परमाणु के समूहों की अदला बदली हो जाती है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें अभिक्रिया में दो परमाणु हो या परमाणु के समूह को यानी कि ग्रुप को, ठीक है, दो परमाणु हो या फिर परमाणु का समूह यानी कि ग्रुप हो, और उसमें क्या हो, अदला बदली हो जाए, मतलब कि ट्रांसफर हो जाए, और वैसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेंगे हम AgNO3, ये क्या नाम होगा इसका, इसका नाम हो जाएगा Ag का सिल्वर और ये हो जाएगा नाइट्रेट। तो ले लेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है,
तो ये ले लेंगे हम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। फिर हम इसके आगे क्या लेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्वस फॉर्म में। अब देखिए इसको जोड़ेंगे किसी अन्य तत्व से पहले, तो यहां लेंगे NaCl, ठीक है। ये भी है आपका एक्वस फॉर्म में। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दो तत्व हमने ले लिए। अब हमने परमाणुओं को, मतलब कि ये चार नाम है, तो चारों को क्या करेंगे हम एक दूसरे से विस्थापन मतलब अदला बदली कर देंगे। जैसे कि हम मान सकते हैं AgNO3 है, तो हम NO3 की जगह Cl कर दें और NO3 को इधर ला दें, तो एक दूसरे से किया ना हम अदला बदली, तो वैसे ही करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे क्रिया में हमने लिया Ag को और Ag के साथ NO3 को हटाकर हम ले लेंगे Cl, ठीक है। AgCl बन जाएगा जो कि हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और प्लस बचा क्या हमारा NaNO3, तो ले लेंगे हम NaNO3, ये हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। तो चलिए इसका नाम लिख दें, AgCl का नाम हो जाएगा आपका क्या, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और उसी प्रकार से NoNO3 का हो जाएगा NaNO3 का सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो परमाणु या फिर उससे अलग समूहों के परमाणु मतलब ग्रुप में परमाणु हो और उन समूहों की अदला बदली की जाए यानी कि ट्रांसफर की जाए, उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जांपल में ले लिया था AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो हमने ट्रांसफर किया तो बना AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और बना NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। और ये था आपका विस्थापन अभिक्रिया और ये है द्विविस्थापन। अब हम पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया को। अवक्षेपण अभिक्रिया भी बहुत ही आसान तरीके से आपको हल करा दिया जाएगा। तो देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिकों के जलीय विलयन मिलाने पर, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के हम जलीय विलयन को क्या करेंगे, मिलाएंगे और ये अभिकृत होकर मतलब कि एक दूसरे से मिलकर सम्मिलित होकर अविलेय पदार्थ बनाते हैं, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हमें अभिक्रिया में ऐसे यौगिक को रखना है, ठीक है, जो जलीय विलयन, उसमें जलीय विलयन मिलाने पर क्या करे, वो अभिकृत हो जाए यानी कि पूर्ण रूप से मिलकर एक अविलेय पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये था इसका परिभाषा। उदाहरण लिखेंगे तो उदाहरण से आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। तो उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण ले लेंगे CaOH का होल 2, ठीक है, CaCOH होल 2 ये एक्वस फॉर्म में है, क्लियर है। अब प्लस CO2 ये गैस फॉर्म में है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जलीय पदार्थ से इसको क्या करेंगे, जो जलीय पदार्थ है उसको हम क्या करेंगे, मिलाने पर अभिकृत होकर एक यह क्या करेगा, अविलेय पदार्थ का निर्माण करेगा। तो CaOH2 और CO2 हमने दो नाम लिया, तो इन दोनों का पहले नाम ले लेते हैं। ये जो CaOH का होल ट्यूब है उसका नाम है चूने का पानी, चूने का पानी। अब देखिए ये CO2 क्या है, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो
कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी। अब इन दोनों में क्रिया कराएंगे तो जलीय विलयन मिलाने पर, ठीक है, ये जलीय विलयन मिलाने पर अविकृत होकर अविलेय पदार्थ का निर्माण करता है। तो निर्माण करेगा, देखिए Ca है और CO2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो ले लेंगे CaCO3 जो कि हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस निकलेगा क्या, तो यहाँ से HO2 यानी कि H2O, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लिक्विड फॉर्म में, जिसका नाम है क्या, जल। इसका भी नाम लिख लेंगे, H2O का नाम है जल और CaCO3 का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक के जलीय विलयन क्या करें, मिलाने पर अभिकृत होकर अविलेय पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है CaOH का होल 2 जो कि चूने का पानी हमने लिया, और लिया एक क्या, जलीय विलयन के पदार्थ जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको मिलाने से हमें प्राप्त होता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस क्या बचा, तो OH2 जिसे हम ले लेंगे H2O यानी कि जल। तो इस प्रकार से हमने तीन चीजें इसमें पढ़ी, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी हम आगे के अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है उसको देखना है, तो उसमें लिखेंगे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, और हाइड्रोजन जो है उसका क्या होगा, निष्कासन होगा, ठीक है। और उसकी क्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो आपका ऑक्सीजन है उसका योग होता है और जो हाइड्रोजन है उसका निष्कासन होता है, और इन दोनों की क्रिया को भी हम कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये तो इसकी परिभाषा है, लेकिन इसकी क्रिया कैसे करानी है तभी तो हम देखेंगे कि इसकी अभिक्रिया कैसी होगी। तो देखिए अभिक्रिया को देखते हैं। तो देखिए हम एग्जाम्पल में लेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का निष्कासन। तो एग्जाम्पल ले लेंगे 2Cu प्लस O2, ठीक है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो 2Cu क्या है, वो कॉपर है, और O2 क्या है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, ये है आपका कॉपर और ये है आपका ऑक्सीजन, जिसे हम लिख सकते हैं, ये जो कॉपर की क्रिया है ये लाल भूरा है, ठीक है, लाल भूरा, और ये जो ऑक्सीजन है वो एक क्या है, वायु है, ठीक है, वायु है ऑक्सीजन। अब इसकी क्रिया से क्या बनेगा, तो बनेगा इसकी क्रिया से 2CuO यानी कि सॉलिड फॉर्म में बनेगा 2CuO, और 2CuO जब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जो कि अब इसकी क्रिया जब वायु के संपर्क में आएगा, लाल भूरा रंग,
तो ये हो जाएगा काला। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का योग होगा तो इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन के निष्कासन होंगे, मतलब परिवर्तन होगा, और वैसी ही क्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने कॉपर को लिया जो कि लाल भूरा होता है और ऑक्सीजन से क्रिया करवाई यानी कि वायु से, तो वो परिवर्तित हो गया कॉपर ऑक्साइड में जो कि कलर हो गया उसका क्या, काला। और यही प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए अगला हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो आप इसे नोट जरूर करिएगा। कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है पहले पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत तथा अन्य पदार्थ समान समय पर अपचयित होता है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ जो है वो ऑक्सीकृत होगा तथा अन्य पदार्थ उसके समान, मतलब उसके विपरीत नहीं, समान समय पर अपचयित होता है। ठीक है, उसी के समय पर क्या होता है, अपचयित होता है, जब वह क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। तो ऐसी ही क्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ ऑक्सीकृत तथा अन्य पदार्थ उसी के समान अपचयित होता है, तो वैसी क्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था आपका इसका क्या, डेफिनेशन। एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजी इसके एग्जाम्पल है। तो हम कोई दो तत्व लेंगे तब जाके ये होगा। तो ले लेते हैं CuO प्लस H2। ठीक है, CuO क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है। H2 क्या है, H2 आपका हाइड्रोजन है। तो पहले लिख लेते हैं कॉपर ऑक्साइड और H2 आपका है क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो पहले क्या बनेगा, तो बनेगा Cu प्लस H2 और बचा O तो हो जाएगा O। तो Cu क्या है, Cu है कॉपर और O H2O क्या है, जल है। अब देखिए कहां पर ऑक्सीकृत होगा और कहां पर अपचयित होगा। तो ये जो क्रिया है आपकी H2 की, ये H2 आएगा आपका इस क्रिया में यहाँ, तो बना क्या, जल। तो जब यहाँ से उठकर जल तक यानी कि यहाँ पर आकर वह जल बनता है, तो यहाँ पर क्रिया होती है किसकी, तो ऑक्सीकरण की। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब ये नीचे जो है Cu जाता है O के पास, ठीक है, यानी कि या मान लीजिए कि यहाँ से Cu जो है आ गया है इधर, CuO से आ गया है Cu पर, तो ये क्रिया हो जाएगी आपकी क्या, अपचयन की क्रिया। ठीक है, ये क्रिया को हम कहते हैं अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये क्रिया हो गई क्या, अपचयन की, और ऊपर वाली क्रिया क्या हो गई, वो हो गई आपकी ऑक्सीकरण की। यानी कि हमने जो तत्व लिया उसमें कह रहा है कि एक पदार्थ ऑक्सीकृत करेगा, तो हमने ऑक्सीकृत कराया किसको, H2 को, ऑक्सीकरण करके चला गया तो बन गया क्या, H2O यानी कि जल। लेकिन उसमें उसी समय अन्य पदार्थ यानी कि ये पदार्थ क्या होगा, समान समय में अपचयित होगा। तो इसका एक पदार्थ निकल कर क्या आता है, यहाँ आता है, तो इसको हम कहते हैं इस क्रिया को क्या, अपचयन। और ये जो अकेला तत्व है वो जाकर किसी से मिलता है तो वहां होता है ऑक्सीकरण। और ये दोनों की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यही दोनों के मिलन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया समझ लिया है। अब हम देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी अभिकरण
इसमें क्या होंगे, आपको पता है कि जो हमारे तत्व हैं 3 रूपों में होते हैं, एक अम्ल, क्षार, एक लवण। तो वही कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इसमें हम लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया कह रहा है कि जिसमें अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर क्या करे, लवण तथा जल बनाते हैं, उसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, अम्ल क्षार से बना जो तत्व है उससे लवण या फिर जल प्राप्त होगा, जिसे हम कहेंगे क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और उससे बना क्या, लवण या जल। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। तो उदाहरण में लिखेंगे हम, तो हमको 2 तत्व लेने हैं, तो तत्व से ही हम करेंगे। तो एक अम्ल लेंगे, एक क्षार लेंगे। तो ले लेते हैं NaOH और एक ले लेते हैं HCl। ठीक है, पहले इनके नाम देख लेते हैं और ये अम्ल है कि क्षार। तो NaOH है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये किस रूप में है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है आपका क्षार रूप में। कौन से रूप में, क्षार रूप में। ठीक है, अब HCl क्या है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक मान सकते हैं इसको। तो लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक। ये है आपका क्या, अम्ल है। ठीक है, ये अम्ल है। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्रिया होगी तो क्या बनेगा, Na और Cl जुड़ेगा इसमें, तो NaCl। बचा क्या, ये H बचा, ये O, लेकिन H 2 की संख्या में है तो लिखेंगे H2 और बचा O। तो ये बताइए NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या बना है, तो ये बन गया है आपका लवण। बन गया क्या, लवण। और ये है आपका जल। ठीक है, H2O, ये हो गया आपका जल। तो आपने यही देखा था इसमें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार हो और जिसकी क्रिया कर लवण तथा जल बने, उसी अभिक्रिया को हम कहेंगे क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमने एग्जाम्पल में लिया है NaOH जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार के रूप में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो कि है अम्ल के रूप में, और बनता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये बनता है लवण, और H2O यानी कि जल। तो इस प्रकार से हमने 3 अभिक्रियाएं इसमें समझ ली हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी आगे की क्रिया को देखते हैं। तो आगे टॉपिक कह रहा है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं और ये चैप्टर से सारी अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया होने के दौरान ही क्या होती है, उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ही हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया के दौरान क्या होगा कि उष्मा उत्पन्न होगा, उसी अभिक्रिया को हम कहेंगे क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसकी अभिक्रिया कराने के बाद उष्मा उत्पन्न होती है, तो
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि इसमें कौन सा उदाहरण लेंगे हम। ठीक है, तो उदाहरण ऐसा लेंगे जिसके अभिक्रिया कराने के बाद क्या मिले, हमें ऊष्मा भी मिले। तो हम लिखेंगे क्या, सी ले लेते हैं यानी कि कार्बन जो कि सॉलिड रूप में है, प्लस ऑक्सीजन लेते हैं O2 जो कि गैस रूप में है। अगर हम इसकी क्रिया करा दें, अगर इसकी हम क्रिया कराएं तो मिलेगा क्या, CO2। ठीक है, यानी कि गैस के रूप में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ हमें मिलते हैं क्या, ऊष्मा। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसी क्रिया करानी है जिसके साथ साथ हमें ऊर्जा भी मिले। तो देखिए, अगर हम कार्बन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे तो दोनों की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या उत्पन्न होगा, गैस उत्पन्न होगा, और उसी के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होगा। तो ऐसी ही क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका नाम भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका कार्बन, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, और क्रिया कराने से मिले हमें क्या, मिले हमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या मिला हमें, प्लस में मिला हमें ऊष्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमें ऐसी ही तत्व की अभिक्रिया करानी है जिसके सम्मिलन के बाद उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो, और वैसी ही क्रियाओं को हम कहेंगे क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो थ्योरी में यही लिखना है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न हो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला हेडिंग है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आपको क्या करना है, तो देखिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, मतलब कि ऊष्मा इसमें होता है और ये खुद को क्या करता है, अवशोषित यानी कि अवशोषण कर लेता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम ऊष्माशोषी करते हैं, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब शोषी लिखा है तो आप मान लीजिएगा कि शोषण करेगा यानी कि अवशोषित करेगा, और जब अगर ऊष्माक्षेपी होगा तो आप याद रखिएगा कि उसमें जो ऊष्मा है वो क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, और ऊष्माशोषी में जो ऊष्मा है वो क्या होंगे, अवशोषित होंगे। ठीक है, अवशोषित यानी कि शोषित करेगा। तो थ्योरी में ये लिखिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका थ्योरी। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है इसका भी। लेंगे हम यहाँ पर N2 प्लस, तो N2 किस क्रिया में है, N2 जो है किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, प्लस लेंगे हम O2, ये भी गैस फॉर्म में है, प्लस अगर ले ले हम ऊष्मा, तो ये ऊष्मा को क्या कर रही है, अवशोषित करेगी। तो अगर हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ऊष्मा के साथ अवशोषण कराएं तो क्या बनेगा, तो पहले ले लेंगे ये नाइट्रोजन, ये लेंगे ऑक्सीजन, अगर ये दोनों की क्रिया होगी और ऊष्मा की तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएंगे 2NO2 जो कि बनेगा क्या, क्या बनेगा ये, तो बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा कि ये दोनों का जब मिलन होगा तो क्या बनेगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो N2 और O2 को ऊष्मा से क्रिया कराएंगे तो मिलेगा हमें नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि इसमें जो ऊष्मा है वो क्या हो गई, अवशोषित हो गई। ठीक है, इसमें ऊष्मा अवशोषित हो गई और इसे ही हम कहेंगे क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब है अगला हेडिंग, आपके 2-3 हेडिंग बचे हुए हैं, फिर आपका ये चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाएगा। तो देखिए, संक्षारण, संक्षारण क्या है, तो संक्षारण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और संक्षारण में आते हैं क्या, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो संक्षारण के कारण ही क्या होते हैं, लोहे में जंग लगने के कारण क्या होता है, पेंट किया जाता है। लेकिन संक्षारण किसे कहते हैं, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है कि संक्षारण को उदाहरण से समझाइए। तो पहले थ्योरी देख लीजिए, बहुत ही इजी है।
वह प्रक्रम जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसों से, ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें जो धातु है वो वायुमंडलीय क्या गैसों से, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जल वाष्प, ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और हाइड्रोजन सल्फाइड और जल वाष्प, ऐसे सब गैसों से, मतलब कि धातुएं जो हैं वायुमंडलीय प्रकार के गैसों से, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जल वाष्प आदि से अपनी सतह पर नष्ट होती हैं। इन सब की आदि प्रकार से ये खुद को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संक्षारण जो है इसके गैस की वजह से कई चीजें क्या होती है, नुकसान हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जैसे कि अगर लोहे को उसी प्रकार से रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उसमें हवा के माध्यम से या फिर किसी गैस के प्रवाह से, जो वायुमंडलीय गैस घूम रहे हैं उसके प्रवाह से क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है। तो जंग लगने की क्रिया ही जो क्या है, वही क्या है, संक्षारण है, जो चीजों को क्या करती है, नष्ट करती है। लिखा है कि आदि अपनी सतह पर नष्ट होती है, उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। अगर संक्षारण से बचाना है तो क्या होता है, लोहे को लोग पेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें संक्षारण बताना है। तो इसी प्रक्रिया के जो वायुमंडल में गैस उपस्थित होते हैं, इसी क्रिया के कारण क्या होती है, ये सारी चीजें सतह पर अपने नष्ट हो जाती हैं और इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण पूछता है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन के तौर पर। तो हम एक एग्जांपल ले लेंगे, तो एग्जांपल लीजिए, उदाहरण लेंगे तो लेंगे पहले क्या, आयरन ले लेंगे, तो 2Fe, तो ये सॉलिड फॉर्म में आयरन आ गया, प्लस 3/2O2, ये गैस में आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे इनटू में X, मान सकते हैं H2O, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये क्या बनेगा, ये मैंने खुद से X लिया और H2O लिया यानी कि जल, और यहाँ पर ऑक्सीजन है यानी कि वायु। अब देखिए आयरन है, अगर तीनों का सम्मिलन होता है तो क्या बनता है, तो पहले लिख लेते हैं हम आयरन, इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा आपका जल। इन तीनों की क्रिया करने पर हमें मिलता है Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, सारे एक साथ मिलकर ये क्रिया करते हैं। अब इसका क्या नाम है, तो ये बनता है आपका जल योजित फेरिक ऑक्साइड। जिसे हम कह सकते हैं जंग। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से क्या होती है, जंग लगने की संभावना होती है संक्षारण के प्रक्रम पे आने पर। ठीक है, तो इसी वायुमंडलीय गैसों के कारण जो कि है लोहे में जंग लग जाते हैं और कई सारी चीजें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो यही संक्षारण में आपको परिभाषा लिखना है और ये आप उदाहरण लिख दीजिएगा। और ये क्या बनता है, तो आयरन, ऑक्सीजन और जल मिलकर बनाते हैं जल योजित फेरिक ऑक्साइड यानी कि जंग। तो इस प्रकार से हमने ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और संक्षारण पढ़ लिया। आगे के 1-2 टॉपिक्स बचे हैं, उसको देख लेते हैं, तो फिर आपका ये थ्योरी क्लास समाप्त हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लोहे में जंग लगना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो लोहे में जंग किस प्रकार लगता है
वो कह रहा है इस टॉपिक में। ठीक है, तो देखिए कह रहा है जब एक लोहे की वस्तु को कुछ उल्लेखनीय समय के लिए, ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए नग्न वायु में रखा जाता है, ठीक है, यानी कि नम वायु में। कहने का अर्थ है कि एक लोहा जो है, ठीक है, लोहे की कोई वस्तु है और उसे कुछ अनुलेखनीय समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए नम वायु में रखा जाए, मतलब वायु चल रही है और लोहे रखे रहे हैं, तो तब वह लाल भूरे रंग के पदार्थ से अवतरित हो जाता है। मतलब क्या होता है, वह लाल व भूरे रंग के पदार्थ से अवतरित हो जाता है, यानी कि घिर जाता है, जिसे जंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कुछ समय के लिए हम उसे नग कोई नम वायु में के संपर्क में रखें किसी भी लोहे को, तो वो क्या होते हैं कि उस पे जो रंग होते हैं वो लाल भूरे रंग के पदार्थ उस पे अवतरित हो जाते हैं और उसी प्रकार से उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, जंग कहते हैं। इसका निर्माण लोहे की सतह पर, मतलब लोहे के निचले भाग पर ऑक्सीजन गैस तथा जल वाष्प के आक्रमण के कारण होता है। मतलब कोई लोहा नीचे की सतह के कारण उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का गैस जैसे कि ऑक्सीजन या जल वाष्प के संपर्क में आता है, तो उस आक्रमण के कारण क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाते हैं। और यही कारण है कि लोहे पर जंग लगता है। और आपको मैंने बताया था कि अगर वायु के संपर्क में कोई भी लोहा आता है, जैसे कि जल वाष्प, ठीक है, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी जो गैसें हैं अगर लोहे के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है कि लोहे में जंग लग जाता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उस पे क्या कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, या फिर क्या करते हैं कि उस पर वो जैसे कि ग्रीस लगाएंगे, पेंट लगाएंगे और क्या करेंगे, तेल लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, लोहे पे जंग नहीं लगता। लेकिन जंग लगता कैसे है, तो वायु के संक्रमण पर आने पर क्या होता है, लोहे की सतह से जंग लगना शुरू हो जाता है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो ये तो बात हो गई लोहे में जंग लगना। अगली है लास्ट हेडिंग, विकृगंधिता। ठीक है, विकृगंधिता ये क्या है, देखिए ये विकृगंधिता आपके टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोजन में तेल तथा वसाओं, कोई भोजन है यानी कि खाना, तो भोजन में तेल तथा वसाओं के ऑक्सीकरण, ठीक है, के परिणाम स्वरूप, ठीक है, यानी कि भोजन में तेल व वसा यानी कि फैट, ऑयल और फैट के ऑक्सीकरण यानी कि उसमें मिले हों के परिणाम स्वरूप अप्रिय गंध, मतलब कि बिना पसंद के कोई गंध तथा अप्रिय स्वाद हो जाना, मतलब कि किसी भोजन में यानी खाने में एक्स्ट्रा तेल, ऑयल हो जाए या फिर फैटी हो जाए तो उसमें क्या होता है, एक अप्रिय गंध आते हैं, मतलब कि अच्छा स्मेल नहीं देता और खाने में भी उसका अप्रिय स्वाद होता है, मतलब कि स्वाद भी पसंद नहीं आता। तो उसे ही हम कहते हैं क्या, विकृगंधिता कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि समय के गुजरने पर इन भोज्य पदार्थों के उपस्थित तेल तथा वसा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। मतलब कि अगर समय ज्यादा हो जाता है किसी भी भोजन का तो उसमें जो तेल और वसा है वो क्या होता है, खराब हो जाते हैं। तो समय के गुजरने पर इस भोजन के, मतलब भोज्य पदार्थों में से उपस्थित तेल और वसा क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इसी क्रिया को हम कहते क्या है, तो विकृगंधिता। तो याद रखिएगा, किसी भोजन में अगर एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा वसा होती है या फिर हमें खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगता है या फिर स्वाद पसंद नहीं आता, तो उसे ही हम क्या कहते हैं कि विकृगंधिता कहते हैं। तो इस प्रकार से लोहे में जंग लगना, विकृगंधिता के टॉपिक से आज का ये टॉपिक क्लियर होता है। यानी कि हमने क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से इतने हेडिंग्स को क्लियर कर लिए हैं। ये आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने देख लिया थ्योरी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके आगे के टॉपिक्स को आपको काजल मैम बताएंगी, ठीक है। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आगे का टॉपिक आपने देखा अनामिका मैम के साथ,
अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, क्या चीज, रासायनिक समीकरण जो आते हैं उनको संतुलित करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, कॉपी पेन आप जो है साथ में लेकर के बैठिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन बच्चा देता है कि निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है, क्या चीज, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है, क्या चीज, संतुलित कीजिए। अब समीकरण क्या है, देखिए समीकरण आपको दे देगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको रिएक्शन समीकरण जो भी बताएंगे वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में अगले 10 साल से आता हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जो है कॉपी पे जरूर आप नोट कीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला समीकरण है CH4 मेथेन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, इसको रिएक्शन करवाने पे प्राप्त हो रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको संतुलित करना है, कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, CH4 है, एक कार्बन है इधर, 4 हाइड्रोजन है, इधर क्या है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन हमें और चाहिए, तो पहले 2 हाइड्रोजन लगाते हैं, ठीक है, ये तो सही है। अब इधर क्या करना है आपको, यहाँ पे ये वाला है ना, तो यहाँ 2H2O। अब बताइए, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, क्लियर। अब ये बताइए कि जब 4 हाइड्रोजन इधर है तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पहले था, यहाँ क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन, ये 2 है तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन वहां है तो यहाँ भी तो 2 ऑक्सीजन दिया है, ये भी 2 ऑक्सीजन दिया है, तो ये 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या है, CO2 है, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन ये भी एक्स्ट्रा हो गया, यानी इधर कितना है, 2 ऑक्सीजन है, और इधर कितना है, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है। तो इधर अगर हम 2 लगा देते हैं तो 4 ऑक्सीजन ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन ये, 2 और 2 4 ऑक्सीजन ये, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ये हो गया, और कार्बन एक, ये कार्बन, क्लियर है ये। अब दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा जो समीकरण है वो है H2SO4 प्लस NaOH, ठीक है, सल्फेट, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये बताइए, इसका रिएक्शन जब करवाया जा रहा है तो प्राप्त हो रहा है Na2SO4, ये प्राप्त हो गया, सोडियम सल्फेट, और उसके बाद क्या है, H2O। अब ध्यान दीजिए, H2 ये है और इधर क्या है, H2 ये है, बराबर है, SO4 यहाँ पे है, SO4 यहाँ पे है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको जो क्लियर है उसको उतारते हैं, H2SO4 ये है, और यहाँ पे क्या, SO4 ये क्लियर हमने किया, यहाँ से SO4 हमने यहाँ क्लियर किया, ठीक है, SO4 यहाँ पे है, और क्या लिए हम यहाँ से H2, तो H2 यहाँ पे है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, H2 में क्या है, O है ना, तो यहाँ से देखिए O यहाँ पे है, ठीक है, O से पहले क्या है, Na है, Na इधर 2 है, इधर भी हमें 2 चाहिए, तो पहले इधर क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, प्लस लिखेंगे 2Na, ये Na ये भी Na हो गया, तो Na2 उतार देंगे, ये पूरा हुआ, ठीक है। अब क्या है, OH, Na के साथ क्या है, OH। अब देखिए 2 सोडियम तो हो गया, 2 सोडियम, यहाँ से क्या है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन
2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो इधर अगर हम 2 लगा देते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हुआ है। ठीक है, तो देखिए 2 हाइड्रोजन ये है और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से है, 4 हाइड्रोजन ये हो गया। अब समीकरण ध्यान दीजिएगा, संतुलित हो गया समीकरण। ठीक है, 2 हाइड्रोजन SO4, 2 हाइड्रोजन SO4 और 2 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ये है, तो 2H2O 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया। और SO4 जो है, SO4 हमने ऐसे उतार दिया, बराबर है, सोडियम इधर 2 है तो इधर हमने सोडियम 2 किया है, ये भी समीकरण संतुलित हो गया। अब तीसरा क्या है देखिए, तीसरा समीकरण जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 प्लस AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इसका समीकरण जो है बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 प्लस सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये हो गया रिएक्शन। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे देखिए, Mg ये है, Mg इधर भी क्या है, 1 है, तो जो बराबर है उसको हम उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ से उतार लिए। अब इसके बाद क्या करना है, क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्या है, क्लोरीन 1 है, तो 2 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, उतार लिए। इधर हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, Cl है, AgCl, Ag यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 क्लोरीन अभी हमें चाहिए, 1 है, एक और चाहिए, Ag यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर 2 यहाँ लगा देते हैं, क्लोरीन तो अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा, इधर से 2 और इधर से भी 2, बचेगा क्या, सिल्वर Ag, यहाँ पे सिल्वर क्या है, सिंगल है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, AgNO3 साथ में है, उतार देंगे। अब यहाँ NO3 है, अब यहाँ भी क्या करेंगे, NO3 लगा देंगे। अब देखिए रिएक्शन कंप्लीट है या नहीं, मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन जो है कि 2 हो गया, यहाँ सिल्वर 2 है, सिल्वर 2 हो गया, नाइट्रेट क्या है, NO3 इधर भी है, यानी ये भी रिएक्शन हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो इन तीनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे देखेंगे। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये चौथा रिएक्शन है हमारा समीकरण, प्लस CO2, और ये समीकरण क्या बना रहा है, बनाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे होगा H2 यानी हाइड्रोजन, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ बताइए जो रिएक्शन है, यहाँ पे यहाँ जो रिएक्शन है Ca, ये भी Ca, ठीक है, यहाँ पे तो इसको क्या करेंगे, हम उतार लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इधर का भी हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। OH का होल ट्वाइस है, यानी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो इधर क्या है देखिए, ऑक्सीजन जो है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, और यहाँ क्या है, CO2 है, CO2, तो एक C यहाँ हो गया। ठीक है, ये भी C सही है, O3 है ना यहाँ पे, ऑक्सीजन 3 है, तो 2 ऑक्सीजन इसका हो गया और 1 ऑक्सीजन यहाँ से हो गया। ठीक है, 1 ऑक्सीजन ये हो गया, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, तो 2 तो इसका हो गया ऑक्सीजन और 1 इसमें का हो गया
गया, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, तो H2O हो गया, ठीक है, प्लस H2 हम लिख दिए, H2 लिख दिए, ऑक्सीजन एक बच रहा है, हाँ बच रहा है, तो इसको भी अभी क्या करेंगे, उतारेंगे, एक ऑक्सीजन इसमें का बच रहा है उधर रखना है, CO2। अब देखिए जरा क्या है, यहाँ पे CA उतार दिए, इसको अभी छोड़िए, यहाँ देखिए CO2, CO3 है, तो एक ऑक्सीजन हम इसमें का लिए, ठीक है, तो इसमें क्या बचा, H2 बचा, H2 हम यहाँ रख दिए, एक और क्या बच रहा है, O बच रहा है, तो O को हम क्या करेंगे, O को जो है यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है, O को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। अब अगला जो है रिएक्शन देखेंगे क्या है, देखिए अगला है 5 नंबर, सोडियम Na प्लस C2H5OH, ठीक है, इसको जब रिएक्शन करवाते हैं तो प्राप्त होता है CH3CH2ONA प्लस H2, ठीक है, यही क्या है, प्राप्त होता है हमें। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सोडियम है यहाँ पे, यहाँ भी क्या है, Na, ठीक है, अब C2 यहाँ पे है, ठीक है, तो इधर भी क्या है, C और C, दो कार्बन इधर हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखता है, CH3CO2 CH3CO2ONA प्लस H2O, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे CH2 होगा, CH2, देखिए सोडियम कंप्लीट है हमारा, यहाँ दो कार्बन है, तो एक कार्बन ये हो गया, हाइड्रोजन 5 है, तो 3 ये हो गया, 2 हो गया, ये भी कंप्लीट है, हाइड्रोजन भी, ठीक है, ये कंप्लीट है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, सोडियम भी हो गया। अब ये क्या है, H2O, यहाँ से ऑक्सीजन ये भी कंप्लीट है यहाँ, अब क्या है, यहाँ H2O यहाँ दिया है। अब बताइए, एक तो ऑक्सीजन यहाँ पे है और जो कि वो ऑक्सीजन यहाँ आ चुका है, और H2 यहाँ दिया है और यहाँ H1 है, तो क्या चाहिए अभी, OH चाहिए, OH इधर चाहिए, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पे Na प्लस इसमें बढ़ाएंगे H2O में, क्या होगा, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन चाहिए, तो 2C2H5OH, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 4 कार्बन हो गए, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, CH3CH2ONA, इसको भी हमने उतार लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से क्या, 4 कार्बन हुआ है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 कार्बन, और ये 10 हाइड्रोजन हुआ है, तो 6 और 4 10 हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी क्या है, यहाँ 2 है, तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन ये, और प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन है H2O, एक ऑक्सीजन ये हो गया, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन क्या चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो इस साइड भी 2 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन ये, यानी रिएक्शन हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से आप मिला लीजिए, देखिए सोडियम है, तो सोडियम भी 2 हो गया ना, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, ठीक है, सोडियम भी हमारा 2, अब ध्यान दीजिए, 2 सोडियम यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद 4 कार्बन और यहाँ पे 10 हाइड्रोजन,
तो ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 4 कार्बन हो गया, और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन ये, और 2 दूनी 4, 6 4 10 हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 2 हाइड्रोजन हमारा ये हो गया, यानी रिएक्शन क्या है, कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला समीकरण लिखेंगे क्या चीज, C6H12O6 प्लस O2, और यहाँ हमारा बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस क्या, ऊर्जा। ठीक है, अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या है, C6 है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन जो है कि 1 है, तो यहाँ C6H12O6 इसको ऐसे उतार देते हैं। तो इधर हमें कितना कार्बन चाहिए, इधर 6 है, तो जाहिर सी बात है इधर भी हमें 6 चाहिए, तो यहाँ क्या कर देंगे, 6CO2 लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 6CO2 हम लिखे तो यहाँ देखिए कार्बन 6, ये भी कार्बन 6 अपना कंप्लीट कर लिया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, 12 है, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अगर 6 से गुणा कर देते हैं तो ये भी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो ऑक्सीजन हमको क्या करना है, 6 करना है। तो ये देखिए अगर O लिख देते हैं तो ये ऑक्सीजन अपना 6 पूरा कर लेता है। अब क्या बचा, ये ऑक्सीजन बचा, ये 12 हो रहा है, ये ऑक्सीजन 6 दूनी 12 हो रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12 ये हो गया। अब इसको ध्यान दीजिए कैसे, फिर से समझते हैं। कार्बन आपका 6 है इधर, और इधर भी कार्बन कितना है, 6 है। ठीक है, अब O यहाँ पे है तो O2, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, अगर 6 यहाँ लगा दिए तो 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और ये भी क्या हो गया, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन कंप्लीट। अब उसके बाद हाइड्रोजन 12 चाहिए, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया, और 6 ऑक्सीजन ये चाहिए, तो 6 ऑक्सीजन ये हो गया, यानी रिएक्शन हमारा कंप्लीट है। ठीक है, इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट अभी लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, MnO2 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद देखिए रिएक्शन करवाएंगे तो होगा MnCl प्लस HCl प्लस H2O। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ HCl नहीं होगा, यहाँ जो है H2O प्लस Cl। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ Mn है, Mn उतार देंगे, और यहाँ भी Mn क्या करेंगे बच्चा, उतार देंगे, क्योंकि ये बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन 1 है, तो अभी क्या करेंगे, इसको रहने देंगे। ठीक है, उतार ही देते हैं, ऑक्सीजन 2 है, इधर क्या है, ऑक्सीजन 1 है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन यदि हम 2 करते हैं तो ये H2 भी है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हमें इधर भी 4 चाहिए, तो लिखेंगे 4H, हाइड्रोजन 4 हो गया, Cl इसके साथ में है क्लोरीन, तो Cl भी लिख देंगे। ठीक है, तो 4 क्लोरीन भी अब हमें चाहिए। ये O2, ठीक है, O2 हमारा कंप्लीट हो गया, 2 हाइड्रोजन 4 चाहिए, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया,
MnA जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्लोरीन बस 4 चाहिए और कुछ भी नहीं। तो क्लोरीन 4 चाहिए, तो यहाँ पे Cl लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ 3Cl लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 3Cl। अब वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए MnO2, Mn हो गया और O2 हो गया, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन चाहिए और क्लोरीन भी 4 चाहिए, तो 3 क्लोरीन ये हमने लिखा और 1 क्लोरीन ये, 4 क्लोरीन हो गया। अब क्या, हाइड्रोजन 4, तो 4 हाइड्रोजन, सारा तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं अगला समीकरण क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे CaCO3 प्लस HCl, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक। इसका समीकरण बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 प्लस CO2। यही रिएक्शन है। अब इसको कंप्लीट क्या करेंगे, देखिए इसको कंप्लीट करेंगे। Ca हमने उतार दिया, इधर भी उतार दिया। CO3 है ना, CO3। अब इधर भी हमको क्या चाहिए, CO3 चाहिए, CO2 है इधर, तो 3 चाहिए। तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे O3 है, उधर O1 है, तो इधर हमको O कितना चाहिए, 1 अभी चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं HCl, तो क्लोरीन भी 1 है यहाँ पे और यहाँ क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो इधर यदि हम 2 लगाते हैं HCl, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन ये अपना कर लिया और 2 हाइड्रोजन ये है, तो ये अपना हाइड्रोजन 2 कर लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, तो O3 है यहाँ पे और 2 है, 1 ऑक्सीजन बच चाहिए। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन में O रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, H2O लिखेंगे। अब हमारा रिएक्शन पूरा कंप्लीट है, ठीक। रिएक्शन कंप्लीट हो गया हमारा, कैसे, Ca कैल्शियम हो गया, CO3 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए, 2 हाइड्रोजन ये हो गया और क्लोरीन 2 ये हो गया। तो रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला रिएक्शन जो है क्या होगा, अगला रिएक्शन 9 नंबर जो हमारा होगा, N2 प्लस H2 रिएक्शन बनेगा NH3, ठीक है। अब बताइए यहाँ क्या है, N2 है और ये क्या है, N1 है और हाइड्रोजन 2 है और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन 3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है N2, इसमें अगर 2 लगाते हैं तो H2, 4 नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन में नहीं लगाएंगे, नाइट्रोजन 2 ऑलरेडी, यहाँ पे 2 लगाते हैं तो क्या बनेगा हमारा, बनेगा यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। 2 नहीं, यहाँ 3 रखेंगे। क्यों 3 रखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। और 3 यहाँ रख दिए तो 3 दूनी 6, अगर 2 यहाँ लगाते हैं तो NH3 बनेगा। 2 नाइट्रोजन ये, 2 नाइट्रोजन हो गया और 2 3 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया। ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट है। तो इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या, कि क्या होता है जब, ऐसे पूछता है पेपर में, क्या होता है जब, या फिर पूछता है समीकरण संतुलित समीकरण क्या कीजिए, लिखिए, ठीक है। और ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा। तो देखिए क्या है, पहला
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से अभिक्रिया करता है। कौन करता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 प्लस किससे? जिंक से, तो Zn। और ये क्या बनेगा हमारा? जिंक सल्फेट ZnSO4, और ये हाइड्रोजन जो है ये क्या होगा? H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिंक सल्फेट और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक है, अम्ल है, तो क्या लिखेंगे? किससे? एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कर रहा है, तो लिखेंगे HCl प्लस, किससे अभिक्रिया करेगा? तो एल्यूमिनियम से Al, और रिएक्शन इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका बनेगा रिएक्शन AlCl प्लस H, लेकिन ये क्या है? रिएक्शन सही नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो देखिए यहाँ पे जो है 2, यहाँ पे 6 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन 6 है, तो ये 6 हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका। उसके बाद 2 एल्यूमिनियम है और क्लोरीन आपका क्या है? 6 है, तो लिखेंगे यहाँ 2 और यहाँ 3। अब रिएक्शन क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तीसरा है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। किसको? सोडियम ऑक्साइड, जिसे NaOH कहते हैं। NaOH नहीं, NaO, Na2 और O। अब इसको किससे? जल में घोलना है, H2O। अब बताइए क्या बनेगा? तो इसको जब हम जल में घोलेंगे तो बनेगा ये 2NaOH। देखिए यहाँ सोडियम 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। अगर हम यहाँ पे जो है 2 नहीं लगाते, ठीक है, तो क्या होता? NaOH लिखते, लेकिन यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन होता। इसीलिए इसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया? इधर भी 2 लगा दिया, सोडियम 2 और हाइड्रोजन भी 2 किया। ठीक है, अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड जल के साथ क्रिया करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, किसके साथ? जल के साथ, तो H2O। ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा HCl, कैसे? तो 2 हाइड्रोजन ये है, Cl2 ये है, तो 2HCl हो गया। अब क्या बचा? एक ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, तो लिखेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे क्या है? आयरन जल के साथ क्रिया करता है। आयरन को जल के साथ क्रिया करवाना है, तो आयरन क्या है? Fe। ठीक है, Fe प्लस H2O। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ रिएक्शन बनेगा आपका FeO प्लस H2। ये रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करने के लिए यहाँ 3 लेंगे आयरन, ठीक है, Fe 3Fe, और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ 4 लेंगे, तो ये क्या हो गया? 3Fe। इधर आपको कंप्लीट करना है तो 3 लिखेंगे, और इधर क्या है? 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, आप 4 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन है, तो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ लिखेंगे 4, और हाइड्रोजन कितना है? 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब हमारा रिएक्शन क्या है? कंप्लीट है। तो इसका आप क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए ये जो है हमारा पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर इसको आप पूरा कर लेते हैं तो आपके जो फर्स्ट चैप्टर से है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन है, इससे बाहर नहीं आएगा उस चैप्टर से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।